बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि वो जर्मनी और जापान की सरहद पर ही मुक़ीम है और वहाँ से जगह बदलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी साबित किया है कि वो गुमराह कुन हवाले देते हैं, ऐसे हवाले जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उनके फ़ाशिस्ट ज़हन की तर्जुमानी इन्हीं मिसालों से होती है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अवाम के साथ, शहरियों के साथ जो टेलीफोन कॉल में गुफ्तगू की है, उसका लुब-ए-लबाब और ख़ुलासा ये था कि उन्होंने 3 मुल्कों की मिसालें दी, फ़्रांस की, ईरान की और वेनेज़ुएला की, ज़रा अलग-अलग अंदाज़ में। और तीनों मिसालों को देते हुए उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई उनको नाम बता देता है कि आप ये नाम तकरीर में ले दें, और वो तकरीर में नाम ले देते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। यानी जो बात एक तालिब इल्म जानता है वो भी इमरान खान को पता नहीं होती। फ्रांस और ईरान की मिसालें उन्होंने फ़ाशिज़्म के हवाले से दी कि इन मुल्कों में वो बता रहे थे कि तब्दीली जमहूरियत से नहीं आती, तब्दीली इनकलाब से आती है, और फ्रांस में इनकलाब आया और ईरान में इनकलाब आया, तो उस तरह की तब्दीली वो चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ हज़ारों लोग मार दिए गए, हज़ारों नहीं, वहाँ लाखों लोग मारे गए, और यही उनके जहन में है। पीटीआई पहले भी ये कहती रही है कि 5-7 हज़ार आदमी मार दिए जाए, अब उन्होंने ये गिनती बढ़ा दी है, 11-12 और 14-15 हज़ार की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, फ़्रांस और ईरान के इनकलाब से जो नतीजा इन्होंने अख़ज़ किया है वो आपके सामने है। वो भी ये बताना चाहते हैं कि इन मुल्कों में इनकलाब के बाद हालात अच्छे हुए, हालांकि ये बात क़तई तौर पर गलत है। फ़्रांस के इनकलाब के बाद वहाँ खाना जंगियों का दौर चढ़ा और एक जराइम पेशा गिरोह ने फ़्रांस के हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर उसके अंदर से बादशाहत बरामद हुई। ये 1779 की बात है। और उसके बाद इनकलाब का मुतालिया किया गया, और बरतानिया का एक बहुत बड़ी शख्सियत था लॉर्ड एडवर्ड लिटन। ये बहुत बड़ा लॉर्ड था और वज़ीर भी रहा, और ये मुसन्निफ़ भी था। इसने इनकलाब फ़्रांस के हालात का तफ़सीली मुशाहिदा किया और रिपोर्टें इकट्ठी करके उनको अपनी एक किताब ज़ैनूनी, उस ज़माने में बहुत मशहूर किताब थी, लेकिन अब ज़ाहिर है ये पुरानी बात हो गई, वो तारीख़ में गुम हो गई ये किताब। अगरचे ये अंग्रेज़ी में मिल जाती है बाहर के मुल्कों से, पाकिस्तान में तो शायद ना मिले, लेकिन नेट पर कीमतन मिल जाती है। तो इस किताब में उसने बताया है कि किस तरह इनकलाब फ़्रांस में दरअसल ये जराइम पेशा लोग थे, जेब तराश थे, उठाई गिरे थे, ठग थे, नौसरबाज थे, चोर थे, कातिल थे और डाकू थे। ये सारे इकट्ठे होकर एक फ़ौज की शक्ल में इन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और उसके बाद अपने तमाम मुखालफों को इनकलाब का मुखालफ होने का इल्ज़ाम लगाकर मार दिया। तो ये सिलसिला रुका नहीं, इसके अंदर से फिर एक बादशाहत बरामद हुई, और फिर इसी में से नेपोलियन ने बादशाहत संभाली। नेपोलियन का दौर भी खून खराबे का दौर था, और फ्रांस में गुर्बत और जराइम का राज रहा, और नेपोलियन का खात्मा 1814-15 में हुआ, वाटरलू की जब जंग हुई। इससे पहले उसने रूस पर हमला किया, वहाँ तबाही मचाई, लाखों लोग इस जंग में मारे गए, और मास्को में इसको शिकस्त हुई। शिकस्त बड़ी दिलचस्प वजह से हुई। वहाँ मास्को में कोई लड़ाई नहीं हुई। दरअसल मास्को में पूरे मुल्क के सबसे ज़्यादा ताजिरों की तादाद मास्को में रहती थी, तो उनके पास गल्ले और खाने पीने के सामान के बहुत बड़े बड़े गोदाम थे। जब नेपोलियन की फ़ौज रूस के इलाका फ़तह करती हुई मास्को के करीब पहुंची, तो इन लोगों ने यह गल्ला छुपा दिया या लुटा दिया या उसको नज़र आतिश कर दिया। और जब नेपोलियन की फ़ौज वहाँ पहुंची तो उनकी कमक पीछे से नहीं आ रही थी, और मास्को में खाने का कुछ ना मिला, वो भूखों मरने लगे। तो उसके बाद फिर रूसियों ने हमला किया, और इस तरह फ्रांस की है ज़्यादातर फ़ौज तो फाकों से और भूख से मर गए, और कुछ जो थी उनको खदेड़ दिया रूसी फ़ौजियों ने। इस तरह इनका खात्मा हुआ। लेकिन उसके बाद नेपोलियन दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गया, और फिर से जंगें शुरू कर दी, और वाटरलू में 1815 में इसको शिकस्त हुई, और उसके बाद उसकी बादशाही ख़त्म हो गई। लेकिन फ्रांस के बुरे दिन फिर भी ख़त्म नहीं हुए, और वहाँ मज़ीद 100 साल तक तबाही और बर्बादी का राज रहा। और पहली जंग अज़ीम के बाद से वहाँ कुछ हालात में तब्दीली आई और कुछ इस्तेहकाम आया, लेकिन मजमूई तौर पर ये दौर भी तबाही और बर्बादी का दौर था, और फ्रांस के लोग बहुत गरीब थे। बावजूद उसके कि इस ज़माने में फ्रांस का अफ्रीका और कुछ दूसरे मुल्कों पर नौ आबादियाती कब्ज़ा हो गया था, यानी फ्रांस एक इस्तेमार की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसके बावजूद फ्रांस के अंदर गुर्बत और बदहाली ख़त्म नहीं हुई। ये कब ख़त्म हुई? ये जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी यूरोप के तमाम मुल्कों में सिवाय स्पेन और पुर्तगाल के जमहूरियत कायम हुई और जमहूरियत मुस्तहकम हुई। तो जमहूरियत के साथ फिर इन मुल्कों में तरक्की का दौर आया, और
30 या 40 वर्षों के अंदर अंदर ये तमाम मुल्क तरक्की की मंजिलें तय कर गए और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो स्कैंडिनेविया के मुल्क हों, क्योंकि यही इन्हीं मुल्कों ने ज़्यादा तरक्की की है। इनमें स्विट्ज़रलैंड को भी शामिल कर लें, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लें। जो मुल्क मशरक़ी यूरोप में थे वो रूस के कब्ज़े में चले गए या कंट्रोल में चले गए, वहाँ जमहूरियत नहीं आ सकी। वहाँ अभी तक गुर्बत है, हालांकि वहाँ जमहूरियत बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई। कम ज़रूर हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, ये फ्रांस का अहवाल था और जिसकी तरक्की को ये इमरान खान मॉडल बनाना चाहते थे। तो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है। उसके बारे में अगर हम तफसील से बात करेंगे तो वो ज़ाहिर है दिल आज़ारी का बास होगी। लेकिन ईरान में इनकलाब के बाद गुर्बत बढ़ी है और माशी हालात जो हैं इनके वो अच्छे नहीं हैं। वेबसाइट है ईरान इंटरनेशनल, तो उसमें मरियम सनाई साहबा ने एक मजमून लिखा था खासी तफसील के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप सर्च करें तो उसको आपको मिल जाएगा। तो उसकी तफसील भी बताना ठीक नहीं है, लेकिन खुलासा उसका एक सतरी खुलासा ये है कि इस वक्त ईरान में 60% से ज़्यादा आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जा चुकी है। ये बहुत बड़ा रेशो है। यानी हम पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान ने तकरीबन 40% आबादी गरीब कर दी है, लेकिन ईरान में अब भी 20% आबादी ज़्यादा गरीब है। ये वहाँ का इनकलाब का समर है। और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अक्सरियती हिस्सा कारकुनों पर मुश्तमिल होता है। कारकुनों से मुराद क्लर्क, चपड़ासी, किसान, काश्तकार, मजदूर और इस तरह के हिरफत पेशा जो लोग होते हैं, ये मेजॉरिटी होती है हर मुल्क में। और इनकी तादाद का जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी बैंक के एदाद व शुमार हैं, वो उनमें ये बताते हैं कि इन लोगों की 70% यानी इस कारकुन आबादी की 70% अक्सरियत जो है वो अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 33% हासिल कर सकती है। बाकी 67% ज़रूरियात से वो महरूम रहती है। यानी महरूमियों का और बेबसी का एक खौफनाक आलम है जो इस इनकलाब के नतीजे में पैदा हुआ है। उसकी वजह ये थी कि इनकलाब ईरान ने माशी पॉलिसियों पर तवज्जो नहीं दी। खुलासा यही है कि जब जमहूरियत नहीं होती है तो फिर इसी तरह होता है। और ये तो ईरान और फ्रांस की मिसालों का एक मुख्तसर तज़किरा अगर आप नेट पर या किताबों के ज़रिए, किताबें मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। इनकलाब फ्रांस पर उर्दू में भी मिल जाती हैं, अंग्रेज़ी में भी मिल जाती है। इनकलाब ईरान पर भी किताबें मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर किताबें छपी हुई मिल जाती हैं और नेट पर भी मवाद दस्तयाब है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी मौजूद हैं। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस इनकलाब की धमकी इमरान खान पाकिस्तान में दे रहे हैं और बड़ी हसरत से जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा इनकलाब आए तो मैं कुछ करूँ, बादशाह सलामत बनूँ, तो उन इनकलाबों की हकीकत क्या है और उसके नतीजे में क्या तबाही जन्म लेती है। तीसरी मिसाल उन्होंने दूसरे तनाज़र में वेनेज़ुएला की दी, जहाँ काफ़ी अरसा होगो शावेज़ की हुकूमत रही। उसके बाद उसके भाई की हुकूमत आई। ये हुकूमत अगरचे रस्मी तौर पर जमहूरी थी, लेकिन अमलन ये जमहूरी नहीं थी, बल्कि ये इसके अंदर एक इश्तराकियत का फार्मूला था, वो जो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है, उसको इसने अपनाया शावेज़ ने। और शावेज़ का फ़लसफ़ा वही था जो इमरान खान का है कि तरक्याती कामों से नहीं आती, सड़कों से नहीं आती, कारखानों से नहीं आती, ज़राअत से नहीं आती। शावेज़ की हुकूमत ने इनमें से किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। उसका सारा इन्हिसार तेल पर था, क्योंकि वेनेज़ुएला तेल पैदा करने वाले दुनिया के 6-7 मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा दौलतमंद हैं तेल के हवाले से। लेकिन चूँकि उसने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी और फार्मूला ये रखा कि तेल की दौलत पर इन्हिसार किया जाए, चुनांचे जब तेल की कीमत गिरी तो वेनेज़ुएला गिरदाव में आ गया। और आपको हैरत होगी कि वेनेज़ुएला में गुर्बत की शरह 90% से भी ज़्यादा है। यानी सिर्फ 10% आबादी खुशहाल है या आसूदा हाल है, बाकी 90% आबादी भूखों मर रही है। ये शावेज़ की पॉलिसी, वो गैर जमहूरी हुक्मरान और इमरान खान की पॉलिसी दानिस्ता नादानिस्ता शावेज़ की तरह है। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि इस माली तबाही के बायस वेनेज़ुएला को डिफ़ाल्टर करार दे दिया गया। और डिफ़ाल्टर जो मुल्क करार दे दिया जाता है उसके गैर मुल्की असासे ज़ब्त हो जाते हैं। वो अपने हर तरह की कुमक से जो बाहर से मिलती है, हर मुल्क को मिलती है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी हुजूम में, उससे महरूम हो जाता है। तो नाज़रीन, ये कैसी एक तवारद है, ये कैसा एक इत्तेफाक है कि जिस वेनेज़ुएला को उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो हमसे भी ज़्यादा महंगाई है, वो डिफ़ाल्टर है। और इमरान खान की पॉलिसियाँ भी मुल्क को डिफ़ाल्ट की तरफ ले जा रही हैं। कोई शुबा तो नहीं रह गया, क्योंकि हमारे कर्ज़े जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए हैं कि अगले बरसों में हम इसका सूद देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। और फिर वो मरहला लाज़मी हो जाएगा जिसमें मुल्क को डिफ़ाल्टर करार दिया जाता है। अगर इस दौरान को मुआवजा
यह तब्दीली नहीं हो गई। और वो लाए हैं डॉक्टर बाकर को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाकर, जो माजी में बिल्कुल इसी तरह रोमानिया की मीशत को तबाह कर चुके हैं। रोमानिया इनके जाने से पहले 5.4 या 3% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। वहाँ किसी साजिश के ज़रिए या क्या चक्कर है, IMF ने इसको रज़ा बाकर को रोमानिया में लगा दिया। और तो रोमानिया जब ये इन्होंने रोमानिया छोड़ा तो उसकी शरह इक़्तिसादियात जो शरह अफ़ज़ाइश ग्रोथ रेट जो था वो -0 पर चला गया। और उसके बाद इन्होंने मिस्र में भी यही किया। मिस्र की मईशत कमज़ोर थी लेकिन 3-4% के हिसाब से तरक्की कर रही थी। रज़ा बाकर साहब वहाँ पहुँचे, अब मिस्र भी -0 पर है। अब पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को आते ही इन्होंने -0 कर दिया। तो ये इमरान खान का फार्मूला है। रोमानिया और मिस्र तो बहरहाल इससे निजात हासिल करके कुछ न कुछ संभल गए, लेकिन ये इनके सामने जो आइडियल है वो वेनेज़ुएला है, और कह रहे हैं कि वेनेज़ुएला में महंगाई ज़्यादा है, हमारे मुल्क में कम है। यानी ये वही इमरान खान है जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की कीमतें जो हैं वो नवाज शरीफ के दौर में कहा करते थे कि ये कीमतें ज़्यादा है, हम बरतानिया की शरह पर महंगाई का निज़ाम जो है उसको ख़त्म करने के लिए बरतानिया को मॉडल बनाएंगे। अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो इनका मॉडल वेनेज़ुएला हो गया, ईरान हो गया और फ्रांस हो गया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इनके इल्म जुहल की। और इस पर आप अगर 2-3 दिन का अखबारात का और TV चैनल्स का मुतालिया मुशाहिदा करें तो आपको एक दिलचस्प बात मिलेगी कि वहाँ खेप बैठी हुई है अखबारों में भी और TV पर भी, जो ईरान और फ्रांस के इनकलाबात के दलील देने पर इमरान खान की तारीफ़ों के कलाबे मिलाएगी, तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएगी और कहेगी कि ये हमें एक दीदावर मुयस्सर आ गया है जो पाकिस्तान को, जिसने वो रास्ता ढूंढ लिया है जिससे पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाएगा। यानी फ्रांस और ईरान के रास्ते पर चलकर वो बरतानिया और जर्मनी बन जाएगा। तो ये अब आप 2-3 दिन इनके मज़े लीजिए। ये एक पूरा ग्रोह है जिसको एक हदायत मिलती हैं कि आपने क्या इनकी तज्ज़िये, इनके टॉक शो और इनके कालम और मज़ामीन इस बात पर होते हैं अवाम को गुमराह करने के लिए। गलत मिसाल, एक गलत हक़ाइक़, गलत अदाद-ओ-शुमार उनको ये तस्दीक करते हैं और फिर अवाम को बावर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये अब पुरानी बात हो गई है, ये इनकी कोशिश। अब ये जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, इनको चाहिए कि अपने प्रोग्रामों का और अपने कालमों का फ़ीडबैक कभी अवाम के अंदर आकर हासिल करने की कोशिश करें, उन्हें पता चल जाएगा। खुदा हाफ़िज़।